Okay, so first of all, warm welcome to the second session on amphitheater. आज बहुत सारे शेयरिंग्स हुए और एक चीज़ सब में कॉमन थी। एक चीज़ मैंने देखी कि सबको ऐसा था कि जो चीज़ मुझे ओएसिस से मिली है वो मुझे स्प्रेड करनी है। तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान के मन में एक चीज़ है कि ओएसिस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होने चाहिए और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मुझे स्प्रेड करना है ओएसिस, राइट? यस। सो ऐसे और कौन से मीडियम्स है जिससे हम ओएसिस को और हमारे थॉट्स को और जल्द से जल्द बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं? बुक्स, पब्लिकेशन, यस। सो आज के हमारे सेशन का नाम है ओएसिस पब्लिकेशन 125 जर्नी टुवर्ड्स 2 मिलियन। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे ओएसिस में तो 116 बुक्स पब्लिश हुई है, ये 125 क्यों? सो ये मिस्ट्री ओपन करने के लिए मैं शिबा दीदी को इनवाइट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। तानिया सॉरी, वो मिस्ट्री मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ मैं उसका दरवाज़ा खोल के देने वाली हूँ। तानिया ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सब जानते ही हैं कि ओएसिस है वो विचार प्रेरित एक मूवमेंट है। इंसानों के विचार में बदलाव आता है तब समाज में बदलाव आता है। उच्च स्तर के विचार, सदाचार के विचार, जो भी विचार है, अगर विचार में ही अगर मूल परिवर्तन वहाँ पे आता है तो देयर इज़ अ हेल्दी सोसाइटी फॉर टुमारो। तो इसी कारण से जैसे आपने कल म्यूज़िक का अनुभव किया कि वीविंग थॉट्स इनटू हार्ट्स, जैसे म्यूज़िक का प्लेटफॉर्म है, वैसे ही ओएसिस का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, वो है किताबें, द बुक्स, द पब्लिकेशंस। हर एक जो भी प्रवृत्तियां हैं, इस प्रकार का वो अभिन्न हिस्सा है कि ओएसिस की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, दे हैव बीन सोर्स फ्रॉम बुक्स। कभी कभी ऐसा है कि किताबों के कारण वो प्रवृत्तियां का जन्म हुआ है और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि प्रवृत्तियों के कारण किताबों का जन्म हुआ है। तो प्रवृत्ति जो एक्टिविटीज़ है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, वो किताबें, ओएसिस, इन हम सब, वो सब का बहुत एक अभी यू कैन नॉट सेपरेट इट, इट इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ओएसिस मूवमेंट। तो हर साल हम लोग सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इस साल कौन सी किताबें, कौन सा विषय, कौन से चीज़ों पर नई किताबें रिलीज़ हुई है। और इसकी कहानी हम आज की शाम हम महसूस करेंगे कि कोविड की सिचुएशन में भी कितनी सुंदर किताबें इस बार भी हमारी रिलीज़ हुई है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द सीक्रेट राइट नाउ, लेट द पीपल हु डिड द ऑनर्स देमसेल्व्स डू द प्रोसेस। सो फॉर दैट आई विल इनवाइट जॉली, द क्रिएटिव डिज़ाइन हेड ऑफ ओएसिस, टू उनको मैं इनवाइट करती हूँ कि इसका क्रक्स बताए। और जॉली, मैंने आपको मैं इस तरह से बताऊँगी, मैं सोच रही थी अभी आते आते कि लोगों के पास जब रीडर्स के बाद ओएसिस की बुक जाती है या कंटेंट के विचार पहुंचते हैं, उसके पहले आप पहुंचती हो, क्योंकि पहले कवर पेज देखते हैं, उसके बाद कंटेंट देखते हैं। तो दैट इज़ व्हाई शी हैज़ द राइट टू हैव द फर्स्ट से अबाउट इट। सो गो अहेड। Actually, I have nothing to say about the process of having the crux of the book on the cover page. It's been done many times, but तानिया ने बताया 125 कहाँ से पहुँचा ये आंकड़ा। पिछले रिट्रीट में हम लोग 110 तक पहुँचे थे, उससे पहले हमने मिलियन क्रॉस किए थे, 100 क्रॉस किए थे। सो पिछले रिट्रीट से इस रिट्रीट के बीच में वी हैव ट्रांसलेटेड and prepared 7 more publications जो कोविड के सिचुएशन में ऑलरेडी हमने रिलीज़ कर दिए हैं। 5 रीजन्स में उसका इनॉग्रेशन हमने रिवीलिंग करा। सो कितना हुआ हमारा स्कोर? 17। हाँ नहीं, 116 पे 10 पे थे और 7 हुए। स्कोर क्या हुआ? 17। सो टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिवील। वो अंडे में क्रैक हो रहा है, अभी एक चूजा निकलने वाला है।
थोड़ी देर में, पर उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आवर नंबर्स एज फार एज प्रिंट्स आर कंसर्न, क्योंकि पब्लिकेशन है तो प्रिंट नंबर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 16.5 lakhs of the copies have been already printed. कॉपी प्रिंट कर देना तो फिर भी एक रिलेटिवली आसान चीज़ है, उनको पहुंचाना, बेचना, इट्स अनदर ह्यूज चैलेंज। एंड वी हैव क्रॉस्ड 13.5 जितना हमारा पब्लिकेशन लोगों तक पहुंच भी चुका है। सो आई थिंक संजीव भाई, नाउ यू नीड टू कम एंड टेल अबाउट द बुक्स जो हमने करी हुई है इस बार। कुछ तो किया है आपने, ये मैंने कैसे आपको आना पड़ेगा। The whole team can join Ami, Mehul, Pallavi and Dinkar. Come. So 1, 2, 3, 4, 5 5 लोगों ने मिलके 7 किताब कंटेंट वाइज प्रोड्यूस की है। बाकी तो टीम दूसरी बहुत सारी है। तो छोटी से बड़ी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। 7 किताबें हमने लॉन्च की, जिसके जनवरी में पैरेलल लॉन्चिंग फंक्शंस भी हुए। आई थिंक उसमें सबसे छोटी कौन सी थी? नेतृत्वनी, हाँ थैंक यू, मैं भूल जाता हूँ। सो ये थी सबसे छोटी किताब, और ये किताब का मैं सीक्रेट बता देता हूँ आपको कि मैंने खुद का एक कमिटमेंट रखा है एज ए राइटर। कमिटमेंट इसलिए रखा है कि मैं बहुत सारा काम करता हूँ और फिर उसमें लिखने का काम बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बहुत सारी स्पेस, बहुत सारा टाइम चाहिए। तो अगर कुछ कमिटमेंट नहीं करूँगा तो फिर वो उसकी लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है और फिर वो होता नहीं है। तो मैंने अपना एक कमिटमेंट रखा है कि हर साल ओएसिस की कम से कम 6 किताबें निकलनी चाहिए। नॉट नेसेसरीली कि वो मेरी हो, लेकिन कुछ ना कुछ करके होना चाहिए। तो ये कमिटमेंट होता है ना, तो जहाँ पे भी गोल आता है ना, वहाँ दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि कैसे ये गोल अचीव करें। तो ये साल, हर साल यही हालत होती है मेरी कि साल ख़त्म होने आता है और मैं खुजलाता हूँ कि अब क्या करूँ मैं। तो फिर आइडियाज़ क्रिएटिव मिलते हैं। और जैसे शिबा ने बहुत सही बात बताई कि ये पब्लिकेशन है वो 2 तरह से जन्म लेते हैं, या तो प्रवृत्ति से पब्लिकेशन जन्म लेता है या पब्लिकेशन से प्रवृत्ति जन्म लेती है। तो ये सबको पता है क्या है, ये MSIDP जो है हमारा मिसाल सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम में हमने डिज़ाइन किए थे 7 दिन, 7 दिन की 7 थीम रखी थी हमने, जोरदार एकदम कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। तो उसमें हमने वर्ल्ड के बेस्ट जो थीम के हर एक थीम के, जैसे सर्व है माने अर्पणा, सेवा करना, देना, तो उसी दिन पे पूरा उसी थीम पे पूरा दिन जाता है। तो उसका एजुकेशन हम कैसे करें, तो हमने पूरी दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत सारा काम किया है, उन लोगों के जो कोटेशंस होते हैं, वो कोटेशंस को हमने एक कोर्स की तरह डिज़ाइन किया और उसके ज़रिए हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि ये जो महान लोग हैं वो हमको क्या बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत मेहनत की थी उसके लिए। वो आई थिंक हर दिन के कुछ 10-1 कोटेशन थे, तो 7 दिन के कुछ 70 जैसे कोटेशन हुए। तो बहुत मेहनत की थी उसके लिए, बहुत सारा मेरा टाइम गया था। और टाइम गया था तो फिर मैंने सोचा कि उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे भी बच्चों को कोई ना कोई नोट्स तो हम लेने नहीं देते हैं, तो कुछ नोट्स तो देनी पड़ेगी। तो हमने सोचा और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो जो कोटेशंस थे उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख के एक किताब दे देते हैं, जो उनकी नोट्स की, एक रिमाइंडर की, मेडिटेशन की छोटी सी किताब की एक काम कर सकती है। तो उसमें से हुआ इसका सर्जन। सो दिस इज नंबर 1। दूसरी किताब है ये सोपान सामाजिक क्रांति नाम। सोपान माने स्टेजेस,
पड़ाव होते हैं। तो जो भी आदमी को समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, किसी भी प्रकार का बदलाव लाना है, क्रांति का मतलब होता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज। तो किसी भी इंसान को अगर लाना है तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल एक थियरी है कि उसको कुछ स्टेजेस में से गुजरना ही पड़ता है। गुजरना ही माने गुजरना ही पड़ता है। और इतने ये डिफिकल्ट स्टेजेस है कि अगर आपको पता ना हो कि कौन से स्टेजेस है तो आप हर स्टेज में डिसअपॉइंट हो सकते हो, डिमोटिवेट हो सकते हो, हार जा सकते हो, थक जा सकते हो। और अगर आपको पता है कि ये स्टेज में ऐसा होता है तो वही स्टेज आपके लिए प्रोत्साहक हो जाता है कि हाँ अब ये स्टेज आया मेरे लिए, अच्छा लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तो जो आपको डीमोटिवेट करता है वो आपको मोटिवेट भी कर सकता है। ये नॉलेज का जादू है। तो हमने देखा कि बहुत सारे मूवीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में जो सच्ची जो कहानियाँ हैं उसमें सब में ये स्टेजेस बिना मेंशन किए आते ही है। तो हमने तय किया कि क्यों ना उसकी कहानियाँ जो है सच्ची कहानियाँ हैं उसके माध्यम से, उसके एग्जाम्पल से हम ये स्टेज समझाए। तो मेहुल भाई ने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया, तो मैं ये माइक मेहुल भाई को दे रहा हूँ उसकी स्टोरी। स्टोरीज 6 है इसमें, और ट्राई ये किया है कि अलग अलग थीम पे वो स्टोरीज ली जाए। एक्चुअली टारगेट था 10 स्टोरीज ऐसी लिखे, पर 6 से मैं अटक गया क्योंकि बाद में मुझे लगा कि ये सब रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने आगे संजीव भाई को बोला कि अभी ये 6 स्टोरी में ही अब ख़त्म करते हैं। तो स्टोरी पहली आई थिंक 1 साल लगा था मुझे। सावित्रीबाई फुले की पहली स्टोरी जब लिखी थी, बाद में लास्ट स्टोरी है सुनीता क्रिश्चियन की। इसमें से जो 6 स्टोरी में से 2 इंसान अभी नहीं है। सावित्रीबाई फुले तो बहुत साल पहले, कुछ 200 इयर्स बैक उनकी ये स्टोरी है। और सेम 200 साल पहले जो भी उन्होंने सहन किया है एक सामाजिक क्रांति या परिवर्तन लाने के लिए, वही आज भी हम देखने को मिलता है कि जब भी कुछ नया करने जाते तो सबसे पहले उनको लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं करने पाना है, इसके वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसको छोड़ देते हैं, चलो इग्नोर करते हैं। तो पहला पड़ाव आता है जब लोग इंसान को इग्नोर करते हैं, फिर भी वो हारे बिना डटा रहता है कि इग्नोर करते हैं कुछ नहीं, मुझे अपने सपनों पे भरोसा है, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी। तब वो डटा रहता है। तब दूसरा स्टेज आता है, तब इनको लगता है कि ये तो कुछ कर रहा है, तो फिर उसकी मजाक उड़ाना चालू करते हैं कि नहीं उसको दबा के, वैसे भी कुछ करने वाला नहीं है, उसकी या बोलते हैं ना कि मजाक उड़ाते हैं, इंसल्ट करते हैं, ये करते हैं। तो ये सेकंड स्टेज आता है, तब इंसान सबसे ज़्यादा हारने के चांसेस रहते हैं। जब सोसाइटी वाले आपको मजाक उड़ा रहे हैं आपके काम की, और कहीं पे भी आशा की किरण नहीं दिख रही है, तब अपने आप के ऊपर ही काम करना है। अगर वहाँ टिक गए तब वो तीसरे स्टेज में पहुँचता है। तो वो तीसरा स्टेज ये होता है कि वो समाज उसके विरोध में खड़ा रह जाता है कि तू कैसे ये कर सकता है, यू हैव नो राइट्स, तू समाज में परिवर्तन ला ही नहीं सकता। और हम सबको उसको विरोध करते हैं, वो वायलेंट भी हो जाते हैं, मार भी खानी पड़ती है, कभी कभी गांव से निकलना पड़ता है, कभी कभी समाज से निकलना पड़ता है। अब ये सब सहन करना, यानी वो थर्ड स्टेज में टिकना इज़ मोस्ट डिफिकल्ट। और नॉर्मली इंसान ये थर्ड स्टेज में आगे नहीं जा पाता। पर कुछ जो क्रांति की वो ठान के बैठे हैं, जो उसको बोले मर्जीवा, कि जिनको करना ही है ये, वो लोग ये भी सहन कर जाते हैं, मार भी सहन कर जाते हैं, गुस्सा भी सहन कर जाते हैं, गांव से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, इसको निकाल, सब सहन कर जाते हैं और अपने काम में डटे रहते हैं, करके ही दिखाते हैं। और जब सफलता मिलना चालू हो जाती है, तब जो विरोध कर रहे थे उनका विरोध नहीं रहता है। बाकी के सारे समाज में ये इंसान की जो सारी बातें आगे आ जाती है, तो ये
फिर उसको स्वीकार होना चालू हो जाता है। तो ये जिस 4 स्टेज है वो बहुत सारे ये लोगों के साथ होता ही रहता है। और ये सोशल लीडर जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो और कहीं पे ये स्टेज दिखते हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। सो फील गुड अबाउट योर सेल्फ और डटे रहो, क्योंकि आगे एक नया स्टेज आने वाला है। इससे भी ज़्यादा भयानक भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है, पर डटे रहो। तो जाके जब सफलता मिलती है, जब एक्सेप्टेंस आता है, तो ये जो स्टोरी है सब ट्रू स्टोरीज है। और जिन जिन लोगों की 6 स्टोरी है, सारों ने इतने सारे समाज के ओर से विरोध से लेके सब कुछ झेला है और जो स्पिरिट दिखाया है कि नहीं हारेंगे नहीं, तो ये बहुत अच्छी तरह से उभर के आता है। तो ये स्टोरी 6 आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें से कुछ मूवीज़ भी बन चुके हैं। ये लक्ष्मी अग्रवाल की स्टोरी है, उसके ऊपर से छपाक हुआ, माजी की भी स्टोरी है और बैडमैन की स्टोरी, तीन मूवीज़ की भी स्टोरी इसमें है। जब हमारा ओएसिस में आई थिंक अराउंड 2000 बहुत बड़ा विरोध हुआ था, बहुत सारी न्यूज़पेपर में डिफेमेशन थी, पॉलिटिशियंस हमारे पीछे पड़ गए थे, हम लोग बहुत डिप्रेस थे उस वक्त। ये मुझे पता नहीं था 4 स्टेजेस का। तो एक हमारे बहुत बुजुर्ग और बहुत वाइज हमारे जो वेलविशर थे, एडवाइज़र थे, उनका सबसे पहले फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि पूछेंगे कि भाई क्या है लिखा है आपके बारे में ये वो, लेकिन वो तो बहुत वाइज आदमी थे। उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि कुछ कर रहे हो, कुछ दम है आप में, तब लोग ये बोल रहे हैं, तो अब जो कर रहे हो ना वो आगे ले जाना। तो ये फर्क पड़ता है ज्ञान में और ज्ञान के अभाव में। तीसरी किताब है वो एक्चुअली नई एडिशन है, ऑलरेडी पहले लॉन्च की गई थी, लिखितन तमारा बगड़ेला बाळको विद्यार्थियों। ये बहुत ही पॉपुलर हुई किताब और बच्चे आते ही जाते हैं। बहुत सारे हमारे पास और भी खत कलेक्ट हो गए, तो हमको लगा कि इसको हमको नेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए। तो और नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए किताब थोड़ी बड़ी भी होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो इसकी एक रीलॉन्च कर लेते हैं, जिसका फिर हिंदी और इंग्लिश वगैरह हो सकता है। तो इसके बारे में ये पूरा कोऑर्डिनेशन, ये तो हमारे सीक्रेट सुपरस्टार्स बच्चों ने ही लिखी है किताबें सब, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन है पूरा वो पल्लवी ने किया है। सो पल्लवी, बुक का नाम है लिखितन आपके बिगड़े हुए बच्चे, गुजराती में है लिखितन तमारा बगड़ेला बाळको। ઘણા બધા મિત્રોને આની જાણ છે જ, અને જ્યારે અમે લોન્ચ કરી હતી ગયા વખતે ત્યારે અમને 27 લેટર મળ્યા હતા हिंदी। ओह सॉरी, जब हमने पिछले साल लॉन्च की थी तभी हमको 27 लेटर्स बच्चों के मिले थे, जो हमने इनकॉर्पोरेट करके बुक बनाई थी। तभी संजू भाई ने बताया था। और जब ये बुक हम खोल के बैठते हैं तो बच्चों के दिल से सीधी निकली हुई आह हमारे दिल तक पहुंच जाती है। और वैसे लेटर और वैसी कहानियाँ बहुत सारे बच्चों के पास है जो उनको सफोकेट करती रहती है। और जब भी हम शेयर करते हैं और पता चलता है कि दूसरे बच्चों को भी ऐसा कुछ बोलना है, लिखना है, तो हमको ज़्यादा 20-22 लेटर और मिले थे। अगेन दूसरा साल लिया था पूरा, तो पूरा कोऑर्डिनेशन करके वापस उसको रिलॉन्च किया हुआ है। तो ज़्यादा सीक्रेट स्टार्स ऐड हो गए हैं उसमें और अभी 47 हुए हैं। So 27 stories से expanded to 47 stories now. So उसके बाद की किताब है। दीदी रिक्वेस्ट है, आपने जो लास्ट बुक के बारे में बताया ना, उसका बैकग्राउंड सारे लोगों को नहीं होगा कि उस बुक में एक्चुअली किस टाइप के लेटर्स है, तो आप 1-2 मिनट में ब्रीफली ये लिखितन आपके बिगड़े हुए बच्चे, वो स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स हैं उनके टीचर्स के साथ, उनके शिक्षक के साथ कोई ना कोई वजह से कोई ऐसा बर्ताव शिक्षक का है जो उनको बहुत ही
उनका कॉन्फिडेंस लो करता है, उनको अपने आप में कुछ नहीं दिखने लगता है। यानी शिक्षक का धर्म है कि उनको ऊपर ले जाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनको आगे ले जाए, सपने दिखाए। उसके बदले में कभी कभी ऐसा हो जाता है और वो फिर वो बच्चे को आगे नहीं जाने देता है, वो घुटन महसूस करते हैं, वो किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा हमने जब भी संजीव भाई वगैरह ने काउंसलिंग करते करते ऐसा महसूस किया और फिर ये प्रोजेक्ट आया था कि हम ऐसे लेटर्स बच्चों से लिखवाते हैं जो हम नाम सब कुछ बदल के फिर वो बच्चे, क्योंकि वो समाज में आगे जाके दूसरे लोगों, शायद दूसरे टीचर्स या किसी को भी ऐसा महसूस हो कि ऐसा गलती से भी हो जाता है, वो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज़, जब भी कोई भी लेके बैठेगा तो वो रुक नहीं पाएगा पढ़ते पढ़ते, और शायद हम बहुत हिल जाते हैं अंदर से। ऐसी किताब है। मैंने वो किताब पब्लिश करने का पर्पज़ ये है कि टीचर्स और जो भी लोग एजुकेशन के बारे में सोचते हैं उनको वो सेंसिटाइज हो कि ये कैसा एजुकेशन है, ये कैसा टीचिंग है जब बच्चों को इतना सारा अंदर से आक्रोश भरा हो। तो आई थिंक पल्लवी कहती है बहुत ही हिलाने, क्योंकि सब सही लेटर्स है, खाली नाम बदले हैं, बाकी पूरी कंटेंट है वो सच्ची कथा है। सो नेक्स्ट इज़ फादर वालेस। सुबह मैंने इसके बारे में बताया तो वैसे तो संजीव भाई ने बताया फादर जी वालेस जो बहुत ही अच्छे लेखक थे। उन्होंने टोटल 141 बुक्स लिखी है, इंग्लिश में भी बहुत लिखी है, गुजराती में भी बहुत लिखी है, और मुझे उनकी गुजराती बुक्स पढ़ने का मौका मिला था। तो इस बुक के अंदर हमने उनकी बुक्स के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट को चूज़ करके लाने का ट्राई किया हुआ है। तो उनकी लिखावट की एक अगर खासियत जो मुझे पता चली हो मैं बताना चाहूँ तो कि जैसे संजू भाई ने उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि उनको बच्चों से बहुत प्यार था और वो बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड थे। तो जो उन्होंने वो गुजरात में आए, फिर यहाँ पे रह के उन्होंने जो प्रयोग किया वो सबके घरों में अंतर लगाकर रहते थे उनके साथ, उनकी फैमिली के अंदर। तो बहुत सारे उनको लाइफ एक्सपीरियंस होते थे लोगों के साथ, तो वो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एक स्टोरी के रूप में बहुत ब्यूटीफुली लिखते थे और उस स्टोरी को फिलोसॉफी के साथ भी जोड़ते थे। तो कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों को फिलोसॉफी ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को स्टोरीज ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। तो उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक ब्यूटीफुली आप फिलोसॉफी भी एंजॉय कर सकते हो, स्टोरीज़ भी एंजॉय कर सकते हो, उस तरह से उन्होंने अपनी सभी किताबों को लिखा है। तो उसी में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट सिलेक्ट करके एक बुक हमने उनके लिए बनाया है जो हम उनको ट्रिब्यूट दे सके। तो यही उस किताब में है। ये प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा था और ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट फिनिश होने में था और हमको न्यूज़ मिले कि 8 नवंबर 2020 लास्ट ईयर ही उनका निधन हुआ 95 इयर्स की एज में, स्पेन में उनके रेजिडेंस में ही। सो ये एक्चुअली ट्रिब्यूट हो गया उनके लिए। और जिस दिन हमने ये किताब लॉन्च की थी उसके अगले दिन डिक्लेयर हुआ कि उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। और एक किताब हमने कोविड टाइम्स में निकाली, बहुत सारा वक्त था तो हमने सोचा कि वक्त का इस्तेमाल कैसे करें। सो हम सब लोग साहित्य प्रेमी हैं, हम सब जो हमारा ग्रोथ है, सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें सब लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो मुझे पता ही है कि ऑलमोस्ट सब लोगों को कोटेशंस बहुत प्यारे होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बच्चे स्कूल में होते हैं तब से कोटेशन पढ़ते हैं, नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कई बच्चे कलेक्ट भी करते हैं।
तो हम सबको भी ये कोटेशंस बहुत प्रिय थे और 30 साल से हमने कोटेशंस कलेक्ट किए हैं एंड दे आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। सो ये प्रोजेक्ट अमी दीदी ने लिया कि कैसे ये पूरा जंगल है कोटेशन का, उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करके किस तरह से हम उसको एक बहुत ही रेयर कह सको ऐसी किताब में हम कन्वर्ट करें। सो अमी दीदी। तो ये जैसे 30 इयर्स का कलेक्शन है, तो इसलिए टीम वर्क बोले तो शायद हम गिन नहीं सकते हैं कितने लोगों ने ये कलेक्शन किया है, क्योंकि जब ओएसिस ऐसा नाम नहीं था और जब मैं भी नहीं थी ओएसिस में, तब से शुरू करके जो सारे कोट्स हैं वो हर एक जगह पे तब तो हम लिख के रखते थे। सो लिख के ऐसे रखे गए, फिर उन सबको डिजिटाइज किया गया और वो डिजिटाइजेशन का काम भी मुझे लगता है हर साल शायद 500,000 ऐसे इकट्ठा होते रहे। अल्टीमेटली जब मैंने ये काम शुरू किया तो 10,000 कोट्स के करीब, उससे भी ज़्यादा थे, और उसमें से हमने फिर छान के ये पूरा किया। सो इट इज़ लाइक 30 years एंड मे बी मोर देन 300 पीपल्स सिनर्जी। और इसमें हमने, जैसे आप सब लोग जानते हों, जो लोग संजीव भाई की किताबें पढ़ते हैं, कि उनका एक स्पेशलिटी है कि चीज़ों को कैसे हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। तो वो उन्होंने जो इतनी अच्छी इंडेक्स बनाई है कि हम पैदा होते हैं तब से लेके हम मरे तब तक हमें जो चीज़ें चाहिए वो सारी, जिसमें एस्पिरेशन फॉर लाइफ से शुरू करके पेरेंटिंग, फैमिली, जीवन ध्येय की खोज, ये सारी चीज़ों के ऊपर कोट्स हैं। और जो सारे टॉपिक्स जो कंबाइन किए गए हैं, जैसे मैं एक फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम बोलूँगी, एस्पिरेशन एंड डेथ। तो जैसे हम कैसे पैदा हुए हैं और क्यों पैदा हुए हैं और मरते दम तक वो कैसे हमारे साथ रहेगा, उन सब चीज़ों का ख्याल रख के ये पूरा किया गया है। सो इट इज़ अराउंड 1500। So almost 10% down. हाँ, 10% रखे हैं ताकि so these are really best of the best quotes और that's it I think. इतनी सारी मेहनत की है, मैंने खुद कोटेशंस के कलेक्शन की बहुत सारी किताब मैंने भी देखी है, पढ़ी है, और मैं बहुत हम्बली ये दावा कर सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ कलेक्शंस दैट यू विल फाइंड anywhere in the world. Okay, वो हमारा। So ये दो रह गई, right? Okay, so अब 5 किताबें हो गई है, 2 किताब बाकी है। उसमें एक है जीवन ध्येय खोज। बहुत अरसे से मैं ये किताब लिखना चाहता था, क्योंकि एक चीज़ मेरा लिटरेरी माने जो लिखने का मेरा चला या प्रोग्राम्स है, इस सब के जरिए मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ कि बिना मकसद की लाइफ होती है वो कभी भी खुशहाल और कभी भी सफल नहीं हो सकती है। वो कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, माने किसी भी इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि गोल का चलेगा, नहीं होगा तो हो तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सो मकसद होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ है कि सबका मकसद है वो अपने अंदर से आना चाहिए, अपने अनुभव से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ पकड़ ली, कर लिया तो उसको मकसद बोल सकते हैं। चाहे काम कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो आपके भीतर की प्रेरणा से अगर नहीं आया तो आपका मकसद नहीं बन सकता वो। तो ये बहुत ही मैंने गौर किया है ये टॉपिक पे, और कैसे इंसान को मकसद मिलता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कैसे इंसान को मकसद मिले जो उसका खुद का मकसद हो, जिसको पाके वो कह सके कि इसके लिए ही मैंने जन्म लिया है, ऐसा वो कैसे कह सके। तो ये प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, माने आप अपने आप को खोज रहे हो। ये जो मकसद होता है वो तो एक बाहर का एक जरिया होता है, लेकिन इंसान की अपनी खुद की शोध होती है, खोज होती है अपने पोटेंशियल की, अपने लाइफ के मीनिंग को ढूंढने की। तो बहुत अरसे से मुझे इंतज़ार था और अल्टीमेटली मैं बहुत खुश हूँ कि ये किताब निकली है। ये बहुत ही
एसेंशियल वर्क है मुझे लगता है। ऐसा वापस आपको कहीं एक किताब में मिलेगा नहीं जिसमें शुरू से लेके कोई टेक्निक हो, कोई मेथोडोलॉजी हो कि कौन सा रास्ता आप चूज़ करोगे तो आप मकसद तक पहुंच सकते हो, और कौन कौन से पड़ाव आते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो मैं आशा रखता हूं कि ये किताब सब लोग पढ़ेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट किताब है, मैंने कोशिश की है जितनी हो सके इतनी सरलता से लिखूं, लेकिन विषय ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है, अंदर की बातें हैं सब, तो गौर करना हमेशा ज़रूरी होता है, चिंतन करना ज़रूरी होता है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया है मैंने ये किताब में वो खास करके जो युवा लोग हैं उनको मैं उनका ध्यान रखना चाहता हूँ कि आजकल सब मोबाइल के बाजू में ही बैठे हैं, तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ। तो मैंने एक मूवी की तरह हर चैप्टर के आखिर में एक सॉन्ग रखा है। सो आप वो चैप्टर पढ़ के वो सॉन्ग सुनोगे तो जैसे कल मैंने बताया था, इसमें लिखा भी है कि जो थॉट्स है वो ज़्यादा गहराई से आपके दिल में जा सकती है। सो अगेन दिस इज़ वन बुक विच इज़ लाइक अ मूवी वेर यू हैव चांस टू लिसन टू द सॉन्ग ऑल्सो वाइल यू आर रीडिंग सम कंटेंट, जो वो कंटेंट के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक या दो सॉन्ग मुझे आपको सुनाने चाहिए। सही है, क्योंकि हमको बहाना चाहिए सॉन्ग सुनने का। सो इसके बारे में इतना कहूँगा कि प्लीज़ पढ़ना, बहुत प्यार से आप सब लोगों के लिए ही लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में लोग बहुत सारे मुझे प्रश्न करें, बहुत सारी क्वेरीज आए, और ज़रूरत पड़े तो मैं 4 दिन बैठ के सिखाने के लिए तैयार हूँ कि क्यों ऐसा करना है, क्या करना है, कैसे मकसद मिलता है। तो ये एक किताब है, और दूसरी किताब फिर गाने सब साथ में सुना देता हूँ। और दूसरी लास्ट जो किताब है संतति देवो भव। हमारा कल्चर है वो मातृदेवो भव और पितृदेवो भव कहता है, लेकिन जो कल्चर होना चाहिए समाज में वो संतति देवो भव होना चाहिए। और स्कॉट पेक जो बहुत महान साइकियाट्रिस्ट है कहते हैं कि जहाँ संतति देवो भव नहीं होता है वहाँ पे सचमुच का मातृदेवो भव पितृदेवो भव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप को बच्चे को कोई पर्टिकुलर तरह से देखना पड़ता है, तब जाके बच्चा वो माँ बाप को सचमुच का प्यार और रिस्पेक्ट देता है। तो ये एक नया सवाल है, और ये किताब भी एक नया प्रयोग है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है, और ये सिर्फ मेरी किताब नहीं है। इनफैक्ट हमको एक किताब मिली थी ऐसी ही जो बहुत अरसे पहले लिखी गई थी, आउट ऑफ प्रिंट है, आउटडेटेड है। उसमें से हमने एक आइडिया लिया है कि हर सवाल का जवाब है वो महान मनुष्य देते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है, व्यसन करता है, तो क्या करना चाहिए, तो उसके जवाब जो महान मनुष्य है, उसमें आइंस्टाइन भी हो सकते हैं, जय कृष्णमूर्ति भी हो सकते हैं, गांधी जी भी हो सकते हैं, काका कालेलकर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उन लोगों ने जो उसके जवाब लिखे हैं वो हमने इसमें कोटेशन की तरह वो प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखा है। और जहाँ पे मुझे लगा कि महान आदमियों के साथ मुझे भी बैठ जाना चाहिए तो जहाँ मुझे कुछ कहना था वहाँ मैंने अपनी तरफ से भी बहुत हम्बली ऐड किया है। सो इसकी इंडेक्स देख के आशा है कि माँ बाप को तुरंत ही काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी, जो माँ बाप सीखना चाहते हैं और इश्यू बेस्ड सीखना चाहते हैं। क्योंकि पेरेंटिंग का काम कैसा है, ऑन द जॉब है। ऐसा नहीं कि पहले आप कॉलेज करते हो, सीखते हो, फिर करते हो। बच्चे सामने ही खड़े हैं, सामने ही जिद कर रहे हैं और तुरंत ही सीखना है। तो ये एक एनसाइक्लोपीडिया या एक मैनुअल जैसा है जिसमें जल्दी आप कुछ विचार प्राप्त कर सकते हो। विचार को फिर बचाना समझना तो हमेशा ज़रूरी रहता है। तो ये संतति देवो भव किताब भी ये कोविड टाइम्स का क्रिएशन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि संतति देवो भव के पर कल रात को हम एक सेशन करें, शेड्यूल में है ही, अनलेस कोई तरह से हम चेंज करते हैं। तो वी विल टॉक मोर अबाउट दैट टुमारो। पिछले साल ओएसिस पब्लिकेशंस का जो सेशन था उसमें ट्रांसलेशंस, जैसे हम गुजराती में जैसे हमने 7 बुक्स प्रिंट की, हमारा स्कोर हुआ 117। उसी तरह से आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से हम चाहते हैं कि यही किताबें राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रसार करें इसका, अलग अलग भाषा में, खास करके हिंदी, मराठी, इन लैंग्वेजेस में भी ये पुस्तकों का प्रचार हो।
तो ये सिलसिला चालू था। हमने एक किताब हिंदी में पब्लिश की थी 2 साल पहले, और पिछले साल हमने अनाउंस किया था कि इंडिया के बहुत वन ऑफ द वेरी प्रीमियर नेशनल हाउसेस है, पब्लिशिंग हाउसेस हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसको राजकमल पब्लिशर्स कहते हैं। वो बहुत बड़े पब्लिशर्स हैं और उन्होंने फाइनली हमारी किताबों की क्रेडिबिलिटी दी। वो किताबें सिर्फ पढ़ के, वो ड्राफ्ट पढ़ के ही वो दिल को इतनी छू गई, बच्चों की जो किताबें थी, और उनको इतना अच्छा लग गया। उन्होंने कहा है कि हमें ये किताबें प्रिंट करनी। इतना आसान नहीं होता कि जहाँ कमर्शियल टर्म्स नहीं होते, यूजुअली पब्लिशर्स के साथ बहुत सारे कमर्शियल टर्म्स होते हैं, पर मैं मानती हूँ, आई फील सो ग्रेटफुल कि दुनिया में इतने अच्छे इंसान हैं सभी जगहों पे, सब भी, पब्लिशर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, पर जब उनको सच्ची चीज़ पता चलती है तो वो भी तैयार होते हैं थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए। और पिछले साल 10 किताबें हम तय कर रहे थे, और उसके बाद जनवरी में हमारी ये बात हुई, और उसके बाद मार्च के बाद कोविड सेट इन, एंड आई थिंक दिल्ली वॉज वेरी बैड, और सब प्रिंटिंग प्रेसेस बंद हो गई, काम रुक गया, और हम सोचते रह गए कि अब किताबें कैसे प्रिंट हों। गुजरात में तो आसान है, हमारी इन हाउस पब्लिशिंग टीम है, और जैसे जनवरी आया, फरवरी आया, मुझे पता था कि अभी इस साल हमारा जब एनुअल रिट्रीट आएगा तो हमारा ऑलमोस्ट 0 ट्रैक पे था। मैंने उनसे बात की, और पिछले हफ्ते आई वॉज इन दिल्ली एंड मैं उनको मिली, और आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्चून, हमारी बहुत अच्छी, आई थिंक इट मस्ट बी सम वेरी गुड सेंस, या सम, आई डोंट नो, देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन कि उनको पता था कि फिनेंशियल सिचुएशन मार्केट में बहुत मुश्किल है, किताबें मार्केट में लोग खरीदे, हार्ड कॉपीज़ बिल्कुल आसान नहीं है, किसी के लिए भी मार्केट ठीक नहीं था। पर जब बात हुई, टेबल पे जब आ रही थी, मैं उनकी कंसर्न को समझ रही थी, वो मेरी कंसर्न को समझ रही थी। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये बात, आपकी बात ये सही है कि ये विचार बच्चों तक पहुंचने चाहिए। कोविड में बच्चे घर पे हैं, बाकी तो कुछ हम नहीं कर सकते, किताबें अगर घर पे बच्चों तक पहुंच जाती है तो शायद that is one of the best way that we can contribute. And imagine a commercial person takes a turn and he says कि let us go ahead. तो उन्होंने बोला कि फॉर्मली उन्होंने कहा कि किताबें तो अभी 2 दिन अभी मिली हूँ पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा अभी प्रिंट तो अभी तुरंत नहीं होगी कि हमारा 1-2 महीना निकल जाएगा प्रिंटिंग में। उन्होंने कहा आप कवर पेज में हमारी तरफ से बुक रिलीज़ करो। तो दोनों पब्लिशर, प्रभात पब्लिशर जो है उन्होंने 2 बुक्स, और राजकमल ने 5 बुक, ऐसे करके हमारे 7 हिंदी ट्रांसलेशंस इस साल प्रिंट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, इन देयर एब्सेंस आई विश टू थैंक देम। और ये काम जो मुमकिन हुआ है वो ऑलमोस्ट ऑल द क्रेडिट, अ मेजर क्रेडिट goes to such a wonderful team of translators. मुझे ऐसा लगता है कि ओएसिस की इन हाउस टीम और हिंदी की जो हमारी ट्रांसलेशन टीम है वो इन हाउस ही टीम है। मेरे लिए एक परिवार है, एक ऐसा ही लगता है कि जितने हक से मैं अलकेश को कहती हूँ, उतने ही हक से मैं वीरेंद्र भाई को कह सकती हूँ, या वीरेंद्र भाई मुझे कह सकते हैं। उतने प्यार से इनकी टीम ने काम किया है, इतनी सारी मेहनत करी है, और इतनी उम्दा किताबें होती है कि वो जब प्रिंटर देखता है, पब्लिशर देखता है, तो उसको कोई डाउट नहीं होता कि अब इस बुक में मुझे कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और दे सिंपली सेड येस। सो थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। आई वुड लाइक अलकेश टू प्लीज़ कम एंड डू दी ऑनर्स टू इनवाइट देम। मैं हमारी टीम के सारे मेंबर्स को, सबको इनवाइट करना चाहूँगा। वीरेंद्र भाई, शिखरवाल सर, राजेश सिंह छत्री, रेखा शर्मा, ओम प्रकाश सुखोनी, ये पूरी टीम का 1/3 हिस्सा ही हमारा है। दूसरे लोग उनके ऑनलाइन कमिटमेंट्स, क्लासेस सब चालू है। जो भी हमारी ट्रांसलेटर्स की टीम है, बहुत कम लोग वीरेंद्र भाई जैसे रिटायर्ड है, बाकी कुछ लोग प्रोफेसर से, कुछ लोग स्कूल में टीचर्स हैं, और सब लोग मिलके उनका कोविड का ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। कोविड के टाइम पे स्कूल में, कॉलेज में, वो करते करते उन्होंने घर बैठे हमारी किताब को एक स्टेप आगे लेते गए। फर्स्ट ड्राफ्ट आया, वीरेंद्र भाई ने हमको भेजा, हमने उनको प्रिंट दिया, हमारे सजेशंस दिए, वीरेंद्र भाई ने इम्प्रूव किया। ऐसे 2-3 ड्राफ्ट करते हुए आज हमारी 5 किताब ये
स्टेज पे पहुंच गई है कि राजकमल प्रकाशन में प्रकाशित होने जा रही है। और दूसरी 5 किताब भी बहुत अच्छी लाइन में है कि जो भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रकाशित हो जाए। तो पूरी टीम का योगदान बहुत सारा अच्छा रहा। और क्वालिटी भी हम लोग कभी भी जैसे क्रॉस चेक करते हैं तो एट पार हमारा ओएसिस पब्लिकेशन जो क्वालिटी चाहता है जैसे करते हैं उसी हिसाब से हमारा क्वालिटी का भी उन्होंने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। वीरेंद्र भाई आप थोड़ा सबके बारे में बताइए। बिंदु बहन वीरेंद्र भाई के साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और क्रॉस चेकिंग का बहुत अच्छा काम उन्होंने बिंदु भट्ट जी ने किया है। वो स्वास्थ्य के कारण और कुछ सोशल रीजंस की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाई है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। दूसरी टीम मेंबर्स जो भी हैं वो सब टीम मेंबर्स के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ट्रांसलेशन के हमारे प्रोजेक्ट्स में इतना अच्छा साथ दिया। और हम ये भी चाहेंगे कि आगे चल के हम और लोगों के साथ जुड़े और अच्छे किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, जैसे हमारी एक्टिविटी जैसे गुजरात लेवल से अभी नेशनल लेवल पे जा रही है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो भी लिटरेचर है, जो हमारा बैकबोन है हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है, वो भी हिंदी और राष्ट्रीय स्तर की भाषा में जाए वो हम चाहते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेटर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नमस्कार। असल में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी एक फ़ोन से शिवा बहन की। हमने किसी ने देखा नहीं था कि कौन है शिवा बहन, ओएसिस को भी जानते नहीं थे, सुना था नाम, लेकिन क्या है एक्चुअल में कुछ पता नहीं था। किताब आई तो हमने पहले इन्होंने अनुवाद की बात की तो मैं कहा पहले किताब भेजिए, हम किताब देख लें तब हम कहेंगे कि अनुवाद हम कर सकते हैं या नहीं, या करेंगे या नहीं। तो हमारे अनुवाद की एक हम लोग जो एक पूरी टीम जैसी है, 10-12 लोग हैं, जब जो खाली होता है साथ जुड़ जाता है। उसमें एक खास बात हम ध्यान रखते हैं कि हम क्या अनुवाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं या कुछ दूसरा उद्देश्य भी है। पैसे तो मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन केवल पैसे के लिए अनुवाद जो करना है वो तो फिर करते हैं लोग। मुझे याद है शिवाबन ने पूछा पैसे क्या होंगे, हमने कहा कि जो हम लेते हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड से उसके आधे। तो समझी नहीं क्या है। टेक्स्ट बुक बोर्ड उस ज़माने में नया नया इम्प्रूव किया था उन्होंने, 300 रुपये पर पेज। ये बात अलग है कि उनका पेज जो है अपने पेज का डबल है, उनकी साइज जो है अपने पेज की डबल है। तो कुछ भी बोल सकता था आदमी। किताब आई, किताब ही वो साधन तो था, जरिया जिसके जरिए हमने तय किया कि हम करेंगे अनुवाद। मैं हिंदी भाषी हूँ, 50 साल हो गए गुजरात में, लेकिन मैं दावा बिल्कुल नहीं करता कि मैं गुजराती जानता हूँ। मैं थोड़ी बहुत हिंदी जानता हूँ। मैंने हमारे मित्र जो बिंदु बहन है, हम सबके मतलब जो है कोई ऐसा उनसे अपरिचित नहीं, सब हम तो क्लासमेट थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हक पड़ता है हमारा। तो हमने कहा कि आप तैयार हों इसको देखने के लिए, फाइनल देखने के लिए, तो मैं हाँ बोलूँ। बाकी आप अगर नहीं रहेंगी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और किसी किताब के साथ अन्याय नहीं करना है, और वो भी ऐसी किताबों के साथ। बाकी तो हमारी सरकार बहुत जागरूक है। हमने 10 दिन में पूरी मैथ्स की किताब जो है ऑफिस आवर्स में अनुवाद किए हैं। सरकारी काम है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाएगी तो ये जो है उसका कुछ मिसयूज होगा, और इसको ऑफिस आवर्स में ही यहीं बोर्ड ऑफिस में करना पड़ेगा। हम 4 लोग थे, 4 लोगों ने मिल करके 10 दिन में पूरा फाइनलाइज टाइप वगैरह सब कुछ हो गया। तो एक जो ओएसिस का जो है जो उसका सत्व है, उसको करने में कोई तकलीफ नहीं है। मतलब इसीलिए ये सब जो जुड़े हैं ना, तो हमारे में से खाली एक व्यक्ति हमारे में से था जिसने पूछा कि कितने पैसे मिलेंगे, और बीच में एक बार फ़ोन भी उनका आया कि पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा भाई हमको तो अभी कुछ पता नहीं है, आपको चाहिए तो हम जो चाहिए हम उतना हम आपको दे देते हैं। हमारा टाइपिस्ट है, उसको ज़रूरत थी बीच में, तो हमने आपको नहीं कहा
हमने उसको दे दिया, फिर आपने भेजा तो उसने हमको वापस कर दिया। तो ये काम क्या है, ओएसिस का काम है, इसके लिए करना है। बाकी और तो अनुवाद, और अब हमारी मतलब हालत ये है कि हम थोड़े 75 होने पर जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि जितना संन्यास की तरफ जाएं वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये पूरी जो टीम है वो इसीलिए है। और इसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको हमने जोड़ा है, नहीं आ सके हैं, मजबूरी है सबकी नौकरी के। हाँ, और रेखा बहन तो हम लोगों से पहले ओएसिस का कर चुकी हैं। एक्चुअली આપણે ઘણા વર્ષોથી બધા લોકોએ सब लोगों के पब्लिकेशन में जो लोग कांटेक्ट में आएंगे उन्होंने देखा होगा कि बहुत सालों से हमारी सिर्फ एक ही किताब भावनाओं के तूफान में भी महक सकती है जिंदगी, बहुत अरसे से हमारे पब्लिकेशन के ब्रोशर में थी, सब लोग देखते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रेखा बहन ने ये ट्रांसलेट की है। हम तो वीरेंद्र भाई के साथ में कांटेक्ट में थे और फिर बाद में उनके वाया कांटेक्ट में आ गया, तो रेखा जी को इतनी खुशी मिली। मैं चाहता हूँ कि वो भी 2 शब्द कहे। नमस्कार। आज संजीव भाई से जिस भावना से मैं मिली हूँ, अहमदाबाद से जो फीलिंग लेकर चली थी और आज मैं जिस भावना से उनसे मिली हूँ, वो मेरे लिए बहुत अद्भुत थी। ये पता नहीं क्या संयोग था कि बीच में बहुत लंबा समय कनेक्शन में हम लोग नहीं रहे किन्हीं कारणों से, लेकिन जब वो किताब की थी और मैं ओएसिस से जुड़ी थी, तब ओएसिस का जो ये रूप है ये मेरी कल्पना में नहीं था। मैं संजीव भाई का जो एक पूरा नज़रिया है सुधार का, सामाजिक कार्यों का या सुधारवादी लेखन का, या मैं उतने से ही परिचित थी। लेकिन जब धीरे धीरे मेरा छोटा भाई उनका मित्र था और उनसे आज जो ये मिलने की वजह थी, ये मेरे भाई की मतलब मैंने उसे खोया है अभी अक्टूबर में, वो बहुत बड़ा दुख था। और अंदर ही अंदर में ये थी कि बस आज मैं संजीव भाई से मिलूंगी, जिसकी वजह से मैं आपसे मिली थी। तो एक अलग ही फीलिंग थी, उसको मैं शब्दों में यहाँ रख ही नहीं सकती। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ दोबारा आकर। और मैं ऐसा मानती हूँ संजीव भाई कि मैं अब आपके साथ मात्र अनुवाद के लिए नहीं हूँ, मैं फिज़िकली भी, क्योंकि मैं अब मुक्त हो चुकी हूँ, नौकरी से भी सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। और ये जो काम है ये मेरी पसंद का है, ये मेरे बहुत ज़्यादा चॉइस का भी काम है। तो मैं हमेशा अगर आप मुझे ऐसे किसी समय में याद करेंगे तो मैं समय भी दे सकती हूँ, आ भी सकती हूँ, लड़कियों के लिए अमुक तरह के काम भी कर सकती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आकर, और मैं आपके साथ हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल। चूँकि मेरे गुरुजन भी यहाँ मौजूद हैं और हमारी भारतीय संस्कृति है कि पहले हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आदरणीय सिंह सर और रेखा मैडम का मैं विद्यार्थी हूँ, और यहाँ विद्यार्थी करतार भाई भी हमारे मित्र हैं, वो भी विद्यार्थी हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने गुरुजनों के साथ किसी काम में जुड़ते हैं। ओएसिस का काम के संदर्भ में सर का फ़ोन आया, सिंह सर का फ़ोन आया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। और क्योंकि सर ने कहा कि काम पहले देखो, बाद में पता करना कि हाँ कैसा है कि। और उस समय धर्म संकट था कि कुछ ऐसे काम थे जो सरकारी काम कहे जाएं कि उसमें समय नहीं मिल पा रहा था। और सर ने कहा कि नहीं, एक बार जुड़ो और काम करो, बाद में तुम देखना कि आगे लॉन्ग टाइम जुड़ना चाहते हो कि नहीं। सर का आदेश सिर माथे पर। और बिंदु मैडम, जिसका नाम आप सभी सुनते हैं, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। तो उनसे भी बात हुई तो बोले अभी कल ही काम करके देना, ऐसा थोड़ी है, तो लंबा प्रोजेक्ट है, चलता रहेगा, कभी तुम दूसरा काम करना, कभी ये करना। तो इस तरह ओएसिस से जुड़ने का मौका मिला। चूँकि थोड़ा नेटवर्क सर्च करता रहता हूँ तो ओएसिस के बारे में जानकारी लिया और सर के बारे में, मैडम के बारे में थोड़ा सर्च किया।
मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि ओएसिस नाम क्यों रखा गया है। जितनी भी डिक्शनरी में ऑनलाइन थी और घर पर थी, मैंने उसके सारे अर्थ देखे उस समय, यानी आज से 1 साल पहले। और जब बात आई अनुवाद की, तो इससे पहले मैं काफ़ी अनुवाद करता था, लेकिन पुस्तक रूप में कोई किताब मेरी अब तक प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये सिंह सर के माध्यम से ऐसा कहें कि ओएसिस में जुड़ने के साथ मेरी पहली पुस्तक जब आएगी या आ रही जैसा है, तो एक बड़ी खुशी की बात है कि आप पहली संतान जैसी होती है, या पहला प्रोडक्ट जैसा होता है, या पहला सुख जैसा होता है। और इसमें मेरे गुरुजन शामिल हैं मैडम, क्योंकि बिंदु मैडम हो, रेखा मैडम हो, सर हो, राजेश सर, सिंह सर, राजेश सर जो हैं वो भी इसलिए कि पाठ्य पुस्तक मंडल में जब जुड़ा रहा तो सर का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में छुट्टियां बहुत कम मिलती थी और कोई भी काम हो तो आधा काम तो सर देख ही लेते थे, बाद में मेरा पहुंचना हो पाता था। तो इस तरह ऐसा कहें कि इस टीम वर्क में ऐसा कोई अपरिचित नहीं है, और ये भी नहीं है कि कोई एक काम अधूरा रह जाए तो दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये रहती कि जो मुझे समझ में नहीं आया सर से पूछा, सर को समझ में नहीं आया बिंदु मैडम से पूछा, और इस तरह सब ये काम चलता रहता है। और फिर बाद में धीमे धीमे यहाँ आकर के मैंने अनुभव किया कि सर के कहने से, मैडम के कहने से और इसमें जुड़ने से अब ऐसा लगता है कि ये जुड़ाव ऐसा ही बना रहे। और जैसा कि मैडम ने कहा कि चूँकि मैडम तो निवृत्त हो चुकी है, अभी तो मुझे काफ़ी समय है लेकिन जब भी समय मिलेगा सर तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आने के लिए। और सर ने परसों ही कहा, तो परसों तक आना जाना था। अलकेश सर से बात हुई तो मैंने कहा कि शायद मैं कब आ पाऊँगा मालूम नहीं है, लेकिन मेरी ऑन ड्यूटी जो है वो 6 बजे ही दिखाना थैंक यू टू ऑल। नमस्कार। 2 दिन पहले आदरणीय सर से सूचना मिली यहाँ आने के लिए। उस समय मेरे मस्तिष्क में यहाँ की ज़रा भी कल्पना नहीं थी कि कैसी जगह होगी, कहाँ जाना है। मैंने हाँ तो कर दिया, सुबह भी साथ में निकल पड़े, लेकिन जब यहाँ हम लोग उतरे स्टैंड पर कार से, वहीं से यहाँ की झलक हमको मिलने लगी। तुरंत 3-4 बच्चे पहुँच गए और उनका जो विनम्र स्वभाव, वहीं से पूरा परिचय मिल गया और इसका कि कैसी संस्था होगी। और यहाँ पहुंचकर तो बिल्कुल अलग ही प्रकार का अनुभव हुआ। जहाँ तक ये अनुवाद का सवाल है, जब सर का पहले फ़ोन आया था एक बार, तो आप कह रहे हैं इसलिए मैंने हाँ तुरंत कर दिया था। पुस्तक कैसी है वो जानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने कहा है इसका मतलब इसका एक लेबल तो होगा ही, जानने की ज़रूरत नहीं थी। अनुवाद तो बहुत सारा हमने किया पहले भी, लेकिन इस पुस्तक का अनुवाद करते समय बीच बीच में संजीव भाई के विचार रोक देते थे और अनुवाद रुक जाता था, थोड़ी देर विचारों में खो जाते थे, फिर बात आगे बढ़ती थी। तो ये पहली ऐसी पुस्तक थी कि जिसका अनुवाद करते समय काफ़ी देर तक मंथन चलता रहता था विचारों का, और उसमें हम डूबे रहते थे। तो बड़ी खुशी हुई, और भविष्य में भी संस्था को जो सहयोग चाहेगी संस्था, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरे लिए ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बड़े हारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो बताए। सिंह सर हमारे लिए ऐसे ही, क्योंकि ओएसिस से परिचित कराने वाले सिंह सर हैं। सिंह सर जानते हैं कि मैंने कभी सर ने कहा हो कि ये करो, भले मेरे पास टाइम हो या ना हो, हाँ सर मैं ये करूँगा। और सर को इसके लिए थोड़ा भोगना भी पड़ता है। मैं लिख करके दे देता हूँ, सर उसे पढ़ते हैं, फिर उसमें जो भी कमियां होती हैं उसे सुधारते भी हैं। सर का ये काम है। और सर ने जो कहा हो, हम लोगों को कभी प्रश्नार्थ होता ही नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, बस जो मिलिट्री जैसा आदेश होता है ये सर। और यहाँ संजीव सर की जो किताब हमने पढ़ी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिंदगी सर आपकी जो कल्पना थी, मैंने कहीं इसका नेट पर या कोई सर्च नहीं की, पर आपकी छवि मेरे सामने जो बनी तो बड़ी विशाल, बड़ी भव्य। मैंने सर से कहा सर संजीव सर यही हैं क्या? हाँ वही है ये। अरे इतने सरल, जो मैं सुबह से सर के साथ हूँ, पूरे सेशन में हूँ, इतने यहाँ का जो कैंपस है ना, इतनी सरलता लगभग मैंने कहीं नहीं देखी। मेरा 40-45 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मैंने इतनी सरलता पूरे स्टाफ में, और सब लोग एक भाईचारे के साथ,
इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि संजीव सर जैसे, हम लोग तो उन प्रोग्रामों में जाते हैं जो सीधे साधे बोलते भी नहीं हैं, एक ही कुर्सी होगी वहाँ, 2 कुर्सी की तो चांस ही नहीं है। तो लेकिन संजीव सर जो लेके चल रहे हैं ना, अद्भुत सर, आपको सैल्यूट सर। और मैंने तो सर से कहा कि मैं तो जुड़ने के लिए तैयार हूँ सर, आप जब कहेंगे मैं तो तैयार हूँ। हाँ, जो भी काम होगा हम उसे करने के लिए तैयार हैं। सर की ज़िंदगी जो किताब मैंने पढ़ी है, सर के जो अनुभव है, जो सर ने कहा है, उस किताब को पढ़ने जैसा है। आप जब भी आएगी, मैं तो अपने मित्रों से कह के आया हूँ कि अगर किताब आएगी तो मैं लेके आने वाला हूँ, आप सब लोग उसे पढ़िए। तो अद्भुत है। मैं शुक्रगुजार हूँ सर का फिर से, क्योंकि सर ने जोड़ा है यहाँ, और आप सब लोगों से मिलके जो खुशी हुई उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, और ओएसिस की तरफ से आपका धन्यवाद। अभी कुछ किताब प्रोसेस में है, जैसे शिबा दीदी ने बताया कि कुछ किताब जो प्रभात प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन ने अप्रूवल दिया है, तो हम चाहते हैं कि उसका कवर पेज, यहाँ ट्रांसलेटर की टीम हमारे साथ आई है, तो उन्हीं के साथ में आई रिक्वेस्ट जॉली बहन एंड संजू भाई टू ज्वाइन। 7 कवर पेज हमारे पास है, 5 ट्रांसलेटर है, तो मुझे कुछ जुगाड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई लोग तो चाहिए। ये मेरा जो हिस्सा है, मैं सब इन टीम को ही समर्पित करता हूँ। ये आपका ही हक है और मुझे बहुत आनंद होगा आपको। नहीं, ये हमारे भी सर है, ये उनके हक। પ્રભાત પ્રકાશનને हमारी 2 કિતાબ પબ્લિશ की है। જીવનની ભેટ જે ગુજરાતી હતી, જે બહુ સરસ વાર્તા संग्रह હતો, એનું हिंदी नाम जीवन की भेंट के स्वरूप में उन्होंने प्रकाशित किया है। और प्रभात प्रकाशन ने दूसरी हमारी किताब जो लियो टॉल्स्टॉय की हमने संक्षिप्त में प्रकाशित की थी, सदियों का सयानापन, संक्षिप्त। जीवन की भेंट और सदियों का सयानापन दोनों वीरेंद्र भाई ने ट्रांसलेट की है, और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन हमारा हुआ है। दूसरी जो रेखाबेन के हाथ में किताब है, भावनाओं के तूफान में भी महक सकती है जिंदगी, उसमें हमने संवेदना शिक्षण श्रृंखला की जो छोटी पुस्तिका है उसको साथ में जुड़ के, रेखाबेन ने जो पहले ट्रांसलेशन किया था उसी के साथ में ये नया ट्रांसलेशन की किताबें छोटी जुड़ के, एक क्योंकि नेशनल लेवल का पब्लिशर होता है तो वो कुछ बड़ी किताब होती है तो पन्ने उसके हिसाब से, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से पब्लिश करते हैं। तो बोथ दैट हैज बीन, भावनाओं के तूफान में भी महक सकती है जिंदगी। और जो हमारी किताब बहुत अच्छी AKT सीरीज जो हम बोलते हैं, ऐसी की तैसी सीरीज, जिसमें हमने एग्जाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी की थी, और उसके कनेक्शन में हम लोगों ने एक पितानो माफी पत्र और परीक्षा शिक्षण की जो हमने पूरी सीरीज की किताबें लॉन्च की थी, वो किताब को एकजुट बनाकर एक साथ मिलकर हमने असफलता की ऐसी की तैसी किताब पब्लिश की है। तो क्या जो हमको टुकड़ों टुकड़ों में मिला था, गुजराती लोगों को जो टुकड़ों टुकड़ों में मिला था, एग्जाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी, वो सब पूरे देश के बच्चों को एक साथ में मिल जाएगा। वैसे ही अभी जो किताब की बात हुई, लिखितन तमारा बगड़ेला विद्यार्थियों, उसका हिंदी वर्जन भवदीय आपके बिगड़ेल विद्यार्थी के रूप में हमने प्रकाशित की है, ताकि बच्चों की आवाज़ शिक्षकों तक जल्दी पहुंच जाए और ये मूवमेंट को हमारा वेग मिले। संजीव भाई ने जो 2-3 किताबें लिखी थी, जिंदगी, प्रेम, जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने अर्ली ईयर्स ऑफ ओएसिस मूवमेंट में किए थे, उसमें से एक
प्रेम किताब भी, ये 5 किताब जो राजकमल प्रकाशन पब्लिश कर रहे हैं उसमें वो प्रेम किताब का भी समावेश हुआ है। तो प्रेम डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भी हमने पब्लिश किया। और एक आखिरी किताब जो भी राजकमल प्रकाशन के थ्रू ही हुई है, जीवन में पूरी हिम्मत से गीत तू अपने गाना, जीवन में पूरी हिम्मत थी गीत तमारो गाजो, एक पुस्तक हिंदी में प्रकाशित हो रही है। जिन लोगों को पता नहीं हो उनकी जानकारी के लिए कि ये जो 7 किताब है इसमें एक ये भावनाओं वाली किताब, प्रेम और जो जिंदगी अभी हो रही है, ये तीनों किताबें 1993 में मैंने लिखी हुई है। जो हम अभी सब खोद के जो पुराना भी था उसको भी थोड़ा बहुत एडिट करके हम अभी पब्लिश कर रहे हैं। सो ये वी आर ट्राइंग दिस सक्सेशन प्रोजेक्ट की जो भी है वो सब एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। थैंक यू सो मच। रीजनल लैंग्वेज में जैसे हिंदी में हमने ट्रांसलेशन शुरू किया है, वैसे ही काफ़ी टाइम से हमारी कन्नड़ा टीम भी साथ में जुड़ी हुई है। नेहा बेन, नीता बेन, वासुकी और दूसरे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी ये कोरोना के दौरान में उन्होंने ट्रांसलेशन करके जो हम रिजल्ट की ऐसी की तैसी बुक जो थी वो हमने कन्नड़ा में पब्लिश की है और रिसेंटली हमने उनको रिलीज़ की है। तो मैं चाहूँगी कि शैलेश फ्रॉम बैंगलोर रिप्रेजेंट द टीम ऑफ कन्नड़ा एंड कम हियर प्लीज। राजेश थोड़ा, संजय थोड़ा क्रॉस थी रह जाए जतो रे आ जातो रे एक जन से कन्नड़ा फलिता वेंद्रे अष्टम कष्टम बिड़ी ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ. I would like to thank Shailesh, Neha Ben, Nita Ben, Vasuki and all the volunteers who have taken part and who have contributed in this translation project. हमारे हिंदी कोऑर्डिनेटर बिंदुबेन भट्ट ने हमारे सबके लिए शुभेच्छा का वीडियो संदेश भेजा है। कम से कम हम उसका ऑडियो सुन ले तो सबके लिए अच्छा रहे। If you know, we are so lucky कि डॉक्टर बिंदु भट्ट है, शी इज अ साहित्य अकादमी विनर। वन ऑफ द रीजंस कि क्यों पब्लिशर्स तुरंत बुक्स के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि अगर उनके हाथों के नीचे से अगर बुक गुजरी है, वीरेंद्र जी और उनके, दे आर ऑल वंडरफुल, देयर एक्सीलेंस पार जो बोलते हैं ना, उस प्रकार के उन लोग ट्रांसलेटर्स है, तो उसमें कुछ देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि वो पूरी क्रेडिट ये टीम को जाती है। सो आई थिंक फ्रॉम सेम डॉक्टर बिंदु भट्ट वी लेट अस हैव सम वर्ड्स ऑफ ग्रेस। नमस्कार। ओएसिस संस्था अर्थात प्रेम, शिक्षा और अध्यात्म द्वारा जीवन परिवर्तन का प्रकल्प। ओएसिस संस्था के स्वप्न दृष्टा संजीव शाह अर्थात मानव मन के मंथन करता और हृदय द्वारा विचारों की क्रांति के सपने देखने वाले ऐसे श्री संजीव शाह को मेरा विशेष नमन। ओएसिस की नींव की ईंट सी समर्पणशीला सुश्री शिवा और श्रीमती प्रीति शाह तथा समग्र ओएसिस परिवार के कर्मशील सहयात्री और सहयोगी सबको मेरा नमन। हिंदी अनुवाद प्रकल्प के परामर्शक साथी श्री वीरेंद्र नारायण सिंह और अनुवादक बिरादरों सबको बधाई। आज सन 2021 के मार्च के अंतिम सप्ताह में जहां हम दूषित और दूषित से मुक्ति के प्रतीक ऐसे होलिका उत्सव को मनाने जा रहे हैं, तब एक नई
उम्मीद को कायम रखते हुए ओएसिस संस्था के चिंतन और कर्म, स्वप्न और सरोकारों के निष्कर्ष रूप जो ग्रंथ गुजराती में थे उन्हें हिंदी अनुवाद के माध्यम से भारतीय स्तर पर उपलब्ध कराने के इस पावन पर्व निमित्त मैं हिंदी अनुवाद प्रकल्प के परामर्शक के एक स्वर के रूप में आप सबको धन्यवाद देते हुए बधाई देती हूँ। यह परम प्रसन्नता का विषय है कि संजीव जी की हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी जगत के श्रेष्ठ प्रकाशन संस्थान राजकमल प्रकाशन से हो रहा है। वैसे पिछले कुछ वर्षों से प्रेरणादायक साहित्य यानी मोटिवेशनल साहित्य काफी मात्रा में छप रहा है। संजीव जी का यह साहित्य अपने आप में अनूठा है। यहाँ पहले जीवन को प्रयोगशाला में परिवर्तित किया गया, उससे प्राप्त अनुभवों, प्रतीतियों और विचारों का आगे चलकर शब्दों द्वारा साझा किया गया है। यह कोरे शब्द नहीं, संजीव जी और उनके साथियों के लगातार कर्म और चिंतन का नवनीत है। मोटिवेशनल साहित्य में संजीव जी का साहित्य एक नया मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। बधाई हो संजीव जी। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि श्री अशोक माहेश्वरी और उनका विशाल वटवृक्ष सा प्रकाशन संस्थान इन गुजराती ग्रंथों के हिंदी अनुवादों को न केवल भारतीय बल्कि विश्व स्तर पर ले जाने में सफल रहेंगे। अपने आप को बधाई देते हुए मैं समग्र अनुवादक मित्रों को बधाई देती हूँ। मेरी और वीरेंद्र जी की मेहनत और सज्जता मूर्त रूप नहीं लेती यदि हमें इतने अच्छे निष्ठावान अनुवादक मित्र न मिले होते। इस समग्र अनुवाद प्रकल्प में जिन जिन का सहयोग मिला है उनका तहे दिल से शुक्रिया। अंत में संजीव जी को मैं कैसे पहचानती हूँ? एक संवेदनशील, चिंतनशील और कर्मशील ऐसे संजीव जी को मैं प्रणाम करती हूँ और समग्र ओएसिस परिवार को शुभेच्छाएं देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे पास शायद 5-1 मिनट बची है, उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। तानिया, क्या हो तानिया? कितने 116 117 क्या था? कंफ्यूजन था ना? 117 थे, ठीक है। फिर 7 हुए जो प्रोसेस में है। जैसे जॉली ने बोला वो अंडा क्रैक हो रहा है, तो कितने हुए? 124। और ये शैलेश का जो भी कन्नड़ा का हमने किया तो हुए 125। 125 तो हो रहे हैं। अच्छा माहौल है तो मुझे लगता है 126 कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो गुजराती पहला प्रकाशन होने जा रहा है ये साल का 2021 का, वो अभी प्रोसेस में है, वो भी अंडे में ही है, लेकिन हम इकट्ठे हुए हैं तो हम उसको एक प्री लॉन्च कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 महीने में ये किताब आप सबको मिल जाएगी। और मुझे बहुत ही आनंद है कि ये किताब मेरी नहीं है। आजकल मुझे मेरी किताब नहीं होती है तो ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी जगह से चीज़ें निकले जो हम समाज को दे सकते हैं। तो ये कॉन्वोकेशन स्पेशल है, किताब भी MHE स्पेशल है। तो मेरे सब MHE दोस्त है, सबको पता है जिन्होंने लिखा है, वो सब इधर आ जाएंगे। आप तालियों से उनका स्वागत करें। राजेश एक पेन कर ले, मास्क करना। आगे की पेन। ये सब लेखक है। मैं
उनका असिस्टेंट हूँ और हेल्प कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करा रहे हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुश हूँ कि उनकी जो ज़िंदगी है उसको एक कलम मिल रही है। उन्होंने जो किताब लिखी, हमने जो किताब लिखी है वो उसका एक पहला जो हिस्सा था वो हमने पब्लिश कर लिया है, जिसका नाम था वृक्षमा बीज तू। वो किताब में हमने जो महान आदमी थे, आइंस्टाइन हो या अब्राहम लिंकन हो, तो वो जो महान बने वो बचपन में कैसे थे और माने जो पेड़ है उसका बीज क्या था, वो हमको वो किताब में से पता चला था। और उसी वक्त हमारा दूसरा आइडिया था कि बीजमा वृक्ष तू भी हमको पब्लिश करनी है। माने आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल की ज़िंदगी जीते हैं, उनके अंदर भी वो महानता के बीज कैसे पड़े हैं, वो हम कैसे परखे। तो मुझे लगा कि ये किताब भी हमको पब्लिश करनी चाहिए। तो अब ये लोग, इन लोगों ने तो 2 साल संघर्ष किया है, बहुत सफलता से, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना MHE का सफ़र तय किया है। और नेचुरल है, स्वाभाविक है कि इतना सारा संघर्ष करने के बाद उनके पास कितनी सारी अपनी कहानियाँ होती ही है जो शेयर होनी चाहिए। काफ़ी सारी कहानियाँ उन्होंने अपने कॉन्वोकेशन में भी शेयर नहीं की है। रादर मैंने उनको बोला भी था कि अगर आपके पास बहुत सारा शेयर करने का हो तो जो लिखा है वो शेयर मत करना, बाकी सब चीज़ें शेयर करना, ताकि किताब के जरिए दूसरी भी चीज़ें हमको मिले। तो जो दूसरा जो हिस्सा है बीजमा वृक्ष तू, वो हम आज लॉन्च कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास किताब भी है। और ये किताब मैं खुद लॉन्च करूंगा क्योंकि इन सब की है और मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अभी ये 2021 का बहुत बड़ा लॉन्च है, इसलिए थोड़ा कुछ बड़ा भी होना चाहिए, तो हम कुछ बड़ा कर लेते हैं। One, two, तालियां। ओके, अभी इतना बड़ा कर लिया, फिर भी शायद ना पढ़ा जाए, तो मैं आपको कवर पेज सिर्फ पढ़ के बताता हूँ। साची केळवणीना स्वस्थ फर्जंद, माने जो सही जो एजुकेशन है उसकी जो प्रोडक्ट्स है। महानता तरफना तरुण संघर्षों सत्य कथाओं, माने जो लोग महान होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेते हैं, उनके क्या संघर्ष होते हैं टीनेजर्स के, उसकी ये कहानियाँ हैं। बीजमा वृक्ष तू भाग 1 पहले से मैं डिक्लेयर करके रखता हूँ कि इसके पार्ट्स आने वाले हैं। MHE से आते रहेंगे और उसके पार्ट्स निकलते रहेंगे। और पीछे लिखा है बीजमा वृक्ष तू दरेक बाळकनी भीतर जबरदस्त संभावनाओं होय छे, तो पछी ए क्यां दरबाई जाय छे के कचड़ाई जाय छे। दरेक तरुण जीवन माटेना महान स्वप्नो जोवानी क्षमता धरावे छे, तो पछी एवुं शुं थाय छे जेनाथी तेना स्वप्ना मनमा ज रही जाय छे। दरेक युवान आत्मविश्वास अने आत्मसन्मानथी उभरतो होई शके छे, तो पछी शा माटे तेणे समाधानोथी भरपूर जीवन जीवવું પડે છે। फिर कुछ क्वेश्चन है, शुं प्रश्नो करवा कोई अपराध छे? शुं जीवनने हिम्मतपूर्वक जीवવું खोटું છે? शुं अंतरात्माने अनुसरવું कोई भूल છે? शुं जीवનમાં સાચા આનંદની શોધ કોઈ ગુનો છે?
શું માનવતાની સેવા કાજે સમર્પણ નરી મૂર્ખામી છે? શું કંટાળાજનક શિક્ષણ સામે બગાવત એ વંઠી જવું છે? જો મોકો અને માર્ગદર્શન મળે તો યુવાનો કેવું ઉન્નત જીવન જીવી શકે છે? હૃદયને હચમચાવી મૂકતી આ જબરજસ્ત પ્રેરણાદાયક સત્ય કથાઓ મહત્વના સવાલો ખડા કરી દે છે અને એવી જ તેજસ્વીતાથી એ પણ દર્શાવે છે કે શું છે સાચી કેળવણી અને શામાં છે સમાજનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય. દરેક માતા પિતાએ, શિક્ષકે, વિદ્યાર્થીએ અને સમાજના હિતચિંતકે વાંચીને ફરજિયાત ચિંતન કરવું જ પડે તેવું સમૃદ્ધ છે આ પુસ્તક. અને આ બધા છે એ પુસ્તકના લેખકો. હવે તમે સ્ટેજ ઉપર ચડવું હોય તો હુર્રા કરીને ચડી શકો. Thank you.